नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं एसएससी जीडी के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज लास्ट सेशन होगा हमारा और मैं ज्योग्राफी से आए हुए सारे क्वेश्चन को अभी तक करवा चुका। आज के बाद आइए देखते हैं, फिर नया सेशन लेके आएंगे, चाहे विज्ञान से लाएं चाहे जो है इकोनॉमिक्स से लेके आएं, बाकी पॉलिटी चलेगा ही। खरीफ फसलों को डाट डाट मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जो खरीफ फसलें होती हैं कब बुआई होती है, जो देखा जाता है तो वो उनकी वर्षा ऋतु में बुआई होती है। कब बुआई होती है? वर्षा ऋतु में बुआई होती है। अगला देखते हैं। अब खरीफ की फसल के लिए वर्षा मौसम होगा। खरीफ फसल की बुआई जुलाई महीने में और कटाई अक्टूबर महीने में किया जाता है। खरीफ फसलें धान, मक्का, ज्वार खरीफ के अंतर्गत आता क्या है? जैसे धान, मक्का, बाजरा, मूंग, जूट इत्यादि आते हैं। रबी की फसल, इसी प्रकार अगर रबी पूछ लेता तो रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर में बोई जाती है। रबी की कब बोई जाती है? अक्टूबर में। बोई अक्टूबर में जाती है और फरवरी मार्च महीने में काटी जाती है। फरवरी और मार्च में काटी जाती है। ठीक, ये भी ध्यान दिया लगे। हो सके खरीफ से ना पूछ करके रबी से पूछ लें। एक जायद फसलें, इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं रबी में? जैसे हो जाएगा आपका गेहूँ, क्या हो जाएगा? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर आ जाएंगे। अगली जैसे पूछ ले जायद की फसल, इस फसल की बुआई मुख्यतः मार्च अप्रैल में की जाती है। जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, ये आ जाती है जायद में। अगला देखते हैं। कथकली की जड़ें जिस राज्य में है वह कौन सा राज्य है? कथकली केरल राज्य में शास्त्रीय नृत्य है। जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगला देखते हैं। नीली क्रांति डट डट से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अरुण कृष्णन को। नीली क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक। और हीरालाल चौधरी दूसरे कौन है? हीरालाल चौधरी जी को माना जाता है, नीली क्रांति के जनक कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह डाट डाट में स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में, आपको दिखा दें, ये दक्षिण में देखें, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप मिलेगा। दक्षिण पश्चिम में 200 से 400 किलोमीटर दूरी में स्थित एक महाद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। इस द्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। प्रशांत महासागर, एशिया और क्लियर। लक्षद्वीप से क्वेश्चन पूछ लिया था। आगे इसके ऑप्शन प्रशांत वगैरह दिया था, तो हम कौन सा मारेंगे उसमें? अरब सागर। प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। कौन सी ऐसी मिट्टी है? तो शुष्क मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? शुष्क मिट्टी जो है प्राय प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। शुष्क मिट्टी मुख्यतः राजस्थान में पाई जाएगी, हरियाणा में, दक्षिण पंजाब क्षेत्रों में पाई जाएगी। इस मिट्टी में गेहूँ, बाजरा, मूंगफली मुख्यतः उगाई जाती हैं। इनकी ये प्रमुख फसलें हैं। सबसे ज़्यादा अगर जलोढ़ मिट्टी की बात किया जाए, जो हिमालय की नदियों द्वारा लाई जाती हैं, अवशिष्ट से बनती हैं। यह दो तरह की पाई जाती हैं, दोमट और खादर। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती हैं। भाखराल क्या होती है? भाखराल जिसे लेटेराइट मिट्टी, भारत में यह मिट्टी मेघालय पर्वत, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियों में लौह एवं एल्युमिनियम समृद्ध होती हैं, परंतु इनमें नाइट्रोजन, पोटासियम आदि जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। इसकी उर्वरता कम होती है, जिसकी वजह से इसमें काजू इत्यादि की फसलें उगाई जाती हैं। काली मिट्टी का विकास जैसे महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन का लावा के अपक्षय हुआ, जिसमें स्थानीय रूप से रेंगुर मिट्टी में पाया जाता है। यह मिट्टी कपास, जूट, तंबाकू आदि खेती के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो मिट्टी से पूछ लिया है, तो मिट्टी भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं। सिंध नदी की उपनदी है, कौन सी है? गंगा। सिंध नदी की उपनदी गंगा है।
सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत मानसरोवर झील है, कहाँ पे है, तिब्बत में है सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट एक है ग्रेमोयांग दर्रा। कौन सा दर्रा है, एक है ग्रेमयांग डुंडा ग्लेशियर है, यंगडुंडा ग्लेशियर है ये, वहीं से ये सिंधु नदी निकली है। इसकी सहायक नदियों में सिंध की सहायक देख लिया जाए, झेलम हो जाएगी, चिनाब हो जाएगी, रावी, ब्यास, सतलज जैसी नदियां हो जाएंगी इसकी। झेलम नदी, ये सिंधु था, अब झेलम के बारे में देख लेते हैं। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील के निकट बुलर झील से में मिल जाती है। झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी गोमुख के निकट से होता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती हैं। रावी नदी का उद्गम, अगर रावी ऑप्शन में था देख लिया जाए, रावी नदी का उद्गम कांगड़ा के रोहतांग दर्रे से निकट से निकली है। न चिनाब नदी सिंध की सहायक नदी है। क्लियर। अगला देखते हैं। डाट डाट जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। डाट डाट जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं गुज्जर और बकरवाल। क्या सुनता, गुज्जर और बकरवाल जम्मू कश्मीर की बंजारे माने जाते हैं। भोटिया जैसे पूछ ले जनजात में, ये तो गुज्जर और बकरवाल की बात कर दी। अगर भोटिया पूछे, एक भोटिया जनजात पाई जाती है, ये कहाँ की है, कि जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड, यूपी के तराई क्षेत्रों में, उत्तराखंड में पाई जाएगी, उसके बाद यूपी के तराई क्षेत्रों में पाई जाएगी, उसके बाद सिक्किम में भी पाई जाएगी, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के ये बंजारे पर हैं। गद्दी चरवाहे कहाँ होते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबल जिले के बंजारे हैं। अगला देखते हैं। डाट डाट नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। कौन सी नदी है, लूनी। लूनी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लूनी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो लूनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। इसे भारत की लवण नदी भी कहा जाता है। काली नदी का उद्गम, आप उसमें ऑप्शन था, जैसे काली नदी का उद्गम पूछ लें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से। यह नदी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। गंगा नदी का उद्गम अभी मैं बताया था, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम राज्य में है। यह नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तो इस प्रकार से नदियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तरी भारतीय मैदान को दलदल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। जो उत्तरी भाग का मैदान है तो दलदल पट्टी के नाम से क्यों, किस नाम जाना, क्यों, तराई क्षेत्र को, उत्तरी जो भाग है क्या, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। क्लियर। अगला देख लेते हैं। जैसे दोआब शब्द आ जाए इसी में, और तराई हो गया, दोआब क्या होगा, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। क्या, दो नदियों का क्षेत्र, जैसे एक नदी ये गई है, एक नदी ये आके मिल जाए, तो यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो दोआब कहलाया जाएगा। क्लियर। भारत में दोआब क्षेत्र गंगा यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। बांगर के क्षेत्र है जो बाढ़ के, बांगर क्या होता है, जो बाढ़ के मैदानों से हैं, जो उन्हें भूमि कहा जाता है। जैसे जब नदी का क्षेत्र जो बाढ़ के मैदानों से हैं, भूमि जो अधिक भूमि पर स्थित है, मतलब अधिक ऊंचाई पर, जब वहाँ बांगर हो जाता है, खादर हो पाता है, जहाँ पे डेली हर समय हर प्रत्येक टाइम जो है नदी का जल पहुँच जाए, उसके द्वारा जो एक विशेष मैदान का निर्माण होता है वो खादर कहलाता है। खादर निचले क्षेत्र होते हैं जो एक नदी के बाढ़ के क्षेत्र होते हैं और जो आमतौर पर बाढ़ग्रस्त बोगा क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत संकीर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से खादर बागर भी पूछ सकता है। अगला देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है कालबेलिया,
कालबेलिया आया था, ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इससे कथक आ जाए ऑप्शन में। कथक कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश का, कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब कथकली आ जाए, जैसे कथकली, कथकली कहाँ का है? कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य शैली है। ओडिसी आ जाए, ओडिसी ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो 5000 कितनी इसकी लंबाई है? 8586 मीटर है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर नामचा बरवा पूछ ले, नामचा बरवा चोटी 7782 मीटर है। कितना मीटर? जो चीन पर्वत की पर्वत चोटी है, जो चीन की पर्वत चोटी है नामचा बरवा। माउंट एवरेस्ट देश की सबसे ऊंची चोटी है। अगर माउंट एवरेस्ट का जिक्र कर दे, जो नेपाल देश में स्थित है, इसकी लंबाई 8848 मीटर है। ठीक, माउंट का जिक्र कर दे। नंदा देवी का जिक्र करें, दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की मानी जाती है नंदा देवी। नंदा ये आपका नंदा देवी के अगर जिक्र करें, दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की हो जाएगी 7816 मीटर, जिसकी ऊंचाई होगी। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपकी ये चोटियों से पूछ रहा है। अगला देखते हैं, हिमालय की ऊंची पर्वत मालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? उन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। घास के जो मैदान होते हैं, बुग्याल। बहुत अच्छा पूछा है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में अगर जिक्र किया जाए, क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन, दुनिया का ही, इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा है। क्या? दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है सियाचिन ग्लेशियर है को कहा जाता है, जो काराकोरम रेंज पे है। कहाँ पे? काराकोरम, जो काराकोरम रेंज में समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवाद भी माना जाता है। क्लियर? ये आपका सियाचिन ग्लेशियर से। अगर नुब्रा पूछ ले, नुब्रा ग्लेशियर, यह एक 3 भुजाओं वाली घाटी है जो लद्दाख के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो सियाचिन पूछा था, अगर नुब्रा पूछ ले, बोले नुब्रा कहाँ है? तो लद्दाख में है। क्लियर? नुब्रा लद्दाख में है। अगला देखते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक हिमालय है। कौन हिमालय है? शिवालिक। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन श्रृंखला है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। इसे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है। अगर मध्य हिमालय, जैसे एक है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटियां पाई जाती हैं, पाई जाने वाली घाटियों को क्या कहते हैं? दून या द्वार कहते हैं। क्लियर? जो जैसे देहरादून, हरिद्वार, इस प्रकार से। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें शिवालिक पर्वत के निचले भाग को तराई कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसकी ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। पीर पंजाल जैसे पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहद ग्रेट या ग्रेट हिमाद्री नाम से जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय की सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है, हिमाद्री का अगर जिक्र कर दें। अगला देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में किया था। कब किया था? कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, अगर पूछे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था।
गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत, अगर गति का भी पूछ ले तो न्यूटन ने दिया। वास्को डी गामा किसकी खोज किए थे? वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। आ गया जी, रबी फसलों की बुआई डाट डाट में की जाती है, मतलब रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई किस महीने में की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर, अभी मैं बताया था। रबी की फसलों की जो बुआई का समय है कम तापमान, मतलब तापमान कम होना चाहिए, पकने का जो टाइम है शुष्क और वातावरण की आवश्यकता होती है। रबी की फसलें अक्टूबर से नवंबर महीने में बोई तथा मार्च से अप्रैल में, नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर, देखिए अक्टूबर से नवंबर, ठीक, इनको बोया जाता है। और कटाई कब होगी? मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। क्लियर? जैसे इसकी रबी की फसल में आ जाएगा गेहूँ, सरसों, आलू, चना, मटर, ज्वार। कौन सी नदी शिव समुद्र में जलप्रपात बनाती है? कावेरी नदी है जो जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी के बारे में देख लिया जाए थोड़ा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 में कर्नाटक में हुई थी। क्लियर? अगला देखते हैं, किस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी या अन्नामुखी है, 2695 मीटर ऊंची है। पश्चिमी घाट का जिक्र कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद 2695 मीटर हो गया। अगर पूछे डोडा बेट्टा पूर्वी, अगर जैसे पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत यहाँ मिलते हैं, जैसे एक पूछ ले डोडा बेट्टा चोटी पूछ ले, जैसे हमारा भारत है, ये पूर्वी की पश्चिमी किनारा है पूर्वी, यहाँ पे एक नीलगिरी श्रेणी पाई जाएगी। नीलगिरी श्रेणी जो होगी सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है, ठीक। जैसे पूर्वी घाट की पूछ ले, ये पश्चिमी का पूछा था, ये पूर्वी का पूछ लिया। नीलगिरी पर्वत यहाँ मिलते हैं आके डोडा बेट्टा पे। सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर है जी डोडा बेट्टा। उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? महेंद्रगिरी। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे उड़ीसा पाया जाएगा, यहाँ के सबसे बड़ा सर्वोच्च शिखर कौन होगा? महेंद्रगिरी होगा। महेंद्रगिरी की ऊंचाई जो होगी 1490 मीटर होगी। एक 1490 मीटर हो गया महेंद्रगिरी। क्लियर? किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में आपको पता होगा जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला देखते हैं, तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? जैसे जो उड़ीसा का तटीय भाग है इसका प्राचीन नाम पूछ लिया था। तो उड़ीसा के तटीय का प्राचीन नाम कलिंग था। क्या था? कलिंग था। प्राचीन काल में इस राज्य को मध्यकाल से ओडिशा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को ओडिशा नाम में परिवर्तित कर दिया गया। पहले ये उड़ीसा के नाम से जाना जाता, कितना से पूछे उड़ीसा के नाम से जब पहले जाना जाता था, कब इसको बदल दिया नाम? 4 नवंबर 2011 को। 2011 को इसको क्या कर दिया गया? ओडिशा, इस तरह कर दिया गया। अगला देखते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। पूछता है किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का जिक्र करते हैं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो 1465 मीटर लंबी है। यह पश्चिम घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक गांव में निकलती है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला देख लेते हैं,
भूमि और समुद्री हवा, क्या कहते हैं, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो भूमि और जो समुद्री हवा होती है ये संवहन के कारण होती है। किसके कारण होती है? संवहन के कारण होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल का 93.9% साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर केरल के बाद लिया जाए, सबसे कम कहाँ का है? बिहार का है साक्षरता दर 63.32%। केरल के बाद आपका आ जाएगा मिजोरम। कौन सा आ जाएगा? मिजोरम। केरल के बाद आपका मिजोरम आ जाएगा। मिजोरम में कितना परसेंट है? 91.6%। कितना है? 91.6% है। तीसरे पे आ जाएगा आपका गोवा। गोवा में है 87.40%। फिर कर्नाटक आ जाएगा 75.60%। इस प्रकार से इसे ब्रिक्स देश का समूहीकरण नहीं है, तो ब्रिक्स देश का केन्या नहीं आता है, ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। जैसे ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं आपको बताते चलते हैं। ब्रिक्स में आपका आ जाएगा ब्राज़ील आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, इंडिया और चीन इस समूह के सदस्य हैं। अगला देखते हैं, चीन मतलब चाइना। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को दद्दत कहा जाता है, बेल्ट्स कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के जो शीत के मैदान है बेल्ट। डाउन्स कहाँ के मैदान को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मैदान को डाउन्स। प्रेरीज या प्रेरीज कहाँ के मैदान को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे के मैदान को पंपास कहा जाता है। इस प्रकार घास के मैदान से पूछ लिया। अगला देखते हैं, किस उत्पाद को भारत का पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तो दार्जिलिंग की चाय जो है 2004 में उसे दार्जिलिंग की चाय जीआई टैग मिला था 2004 में। अगला देखते हैं, बहुत बार पूछा है ये। दोदा बेत्ता किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो नीलगिरी का है, अभी बताया था पूर्वी घाट पे नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अगला देखते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पहला भारतीय शहर अहमदाबाद। किस राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है? तो मणिपुर में संघाई त्यौहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार का नाम तवांग है। मणिपुर में क्या मनाया जाता है? जे संघाई। अगर पूछ ले तवांग कौन सा? तवांग तवांग त्यौहार भी एक है। तवांग त्यौहार कहाँ? अरुणाचल में। क्लियर? तो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह से जीडी की आए हुए क्वेश्चनों का सारा संकलन में ज्योग्राफी से संबंधित जो थे उनको आपके सामने रख दिया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।